ओजस्वी, तेजस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित करता हूं कि आएं और हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी। भारतीय जनता पार्टी महानगर लखनऊ के तत्वाधान में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, राज्यसभा के माननीय सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य पूर्व डीजीपी श्री ब्रजलाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री सीएम अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विजय मौर्य जी, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, लखनऊ की पूर्व महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, सिंधी एकेडमी के पूर्व उपाध्यक्ष श्री नानक चंद लखवानी जी, आज के इस स्मृति दिवस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री मानवेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री नीरज बोरा जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, सभी हमारे अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, 14 अगस्त 1947 दुनिया के इतिहास का एक काला अध्याय, बर्बरता और विभीषिका का एक ऐसा काला अध्याय जो कभी विस्मृत न करने वाला है। लगभग 1.5 से 2 करोड़ की आबादी का पलायन, 15 से 20 लाख लोगों का कत्लेआम, अपने घर से बेघर हो जाना, अपनी ही विरासत को विस्मरण करने के लिए मजबूर हो जाना, अपनी ही संपत्ति और सुरक्षा को दांव पे लगा करके दर दर की ठोकर खाने के लिए भटकना, बहन और बेटियों के साथ, माताओं के साथ जिस प्रकार की निर्ममता और बर्बरता की गई, यह 14 अगस्त 1947 की वह विभाजन की विभीषिका है जिसने पाकिस्तान जैसे दानों को जन्म दिया। लाखों लोगों के कत्लेआम से जो पाकिस्तान बना हो, वह आज भी हिंदुस्तान को डसने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त है, हर प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त है। और सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद हम इन चीजों को देखते होंगे, कि इस दिवस को पूरी तरह विस्मृत सा कर दिया गया। विभाजन के, त्रासदी के शिकार हुए उन नागरिकों का कसूर क्या था? वे तो भारत के नागरिक थे, भारत के धर्म के साथ जुड़े हुए थे। कोई हिंदू, सनातनी हिंदू था, कोई सिख था, कोई बौद्ध था, कोई जैनी था,
लेकिन उन्हें उस विभत्सता का शिकार, उस भीषण बर्बरता का शिकार होना पड़ा था। यह कह देना कि विभाजन, एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की ओर धकेल देना, सृष्टि के आदि से जो देश एक था, हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देवत निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, जिस भारत के बारे में हमारा पुराण, हमारा साहित्य इस बात का उल्लेख करता रहा हो, कैसे उसकी दो भुजाएं काट दी गई, कैसे उसके मूल नागरिकों का कत्लेआम कर दिया गया, और इसको यह मान लिया गया कि एक प्रशासनिक निर्णय है जो शांतिपूर्ण तरीके से, जहां 2 करोड़ लोग अपने घर और अपनी संपत्ति से वंचित हो रहे हो, जहां 20 लाख लोगों का कत्लेआम किया जा रहा हो, कांग्रेस जैसे दलों को यह एक प्रशासनिक निर्णय दिखता था, जैसे 2 भाइयों की संपत्ति का विभाजन हो, जैसे 2 भाइयों के संपत्ति के विभाजन का निर्णय हो। इस प्रकार की बेशर्मीपूर्ण उनके वक्तव्य उस समय भी कांग्रेस की राजनीतिक लिप्सा को प्रदर्शित करता है, जो चरित्र उनका आज भी देखने को मिलता है। इन्होंने 1947 में देश के साथ धोखा दिया और इसको एक प्रशासनिक निर्णय मान करके, एक शांतिपूर्ण प्रशासनिक विभाजन का निर्णय बता करके देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया था। किस तरीके से रावलपिंडी से, मुल्तान से हिंदू और सिखों का, बौद्धों का पूरी तरह सफाया किया गया, किस तरीके से उन्हें बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। ट्रेन की ट्रेन भर के आती थी, उनके सिर कलम कर दिए जाते थे, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। लेकिन कांग्रेस के नेता देश के अंदर जश्न मनाने में लगे थे, संपत्ति बनाने में लगे थे। किसी को स्मरण नहीं हुआ देश के अंदर हर उस बड़ी त्रासदी का स्मारक बना, स्मृति दिवस मनाया गया, जलियांवाला बाग की विभत्स घटना का स्मारक बना है। उस दिवस पर हम उन वीर बलिदानियों का स्मरण करते हैं। उत्तर यहां लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन के क्रांतिकारियों के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करने के लिए वहां पर स्मारक बना हुआ है, हम उनका स्मरण करते हैं। गोरखपुर के चौरी चौरा में शहीद स्मृतिका बनी हुई है, वहां पर हम उन क्रांतिकारियों का स्मरण करते हैं। लेकिन विभाजन की त्रासदी हुई इन 20 लाख लोगों के लिए कोई संग्रहालय नहीं, कोई स्मृति स्थल नहीं, कोई स्मारक नहीं, उनके बारे में कोई बोलने वाला नहीं। बहनों और भाइयों, यह स्थिति क्यों पैदा हुई, यह प्रश्न हम सबके सामने बार बार आता है। यह प्रश्न हमारे सामने बार बार आता है। और याद करना कि जब तक देश के अंदर अलगाववाद, सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण की नीति जब तक भारत के राजनीति का हिस्सा बना रहेगा, तब तक इस प्रकार की भीषण त्रासदी का सामना करने के लिए इस देश के मूल नागरिकों को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। 1947 में घटना घटित होती है। 2014 तक किसी को इसकी याद नहीं आई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 को इस बात का स्मरण देशवासियों को कराया
कि हम आजादी का महोत्सव तो मनाते हैं, लेकिन आजादी के एक दिन पहले क्या हुआ था इसका भी थोड़ा हम स्मरण कर लें। स्मरण इसलिए कर लें क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है जानने के लिए। कि स्मरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि आजादी के एक दिन पहले कितना बीभत्स घटना घटित हुई थी, और उससे पहले भी कैसे कांग्रेस के लोग इस तुष्टीकरण की राजनीति के सामने नतमस्तक थे, कैसे उनके सामने सिर झुका करके जिन्ना की अराजकतापूर्ण, वैमनस्यतापूर्ण और उस घुटन भरे माहौल को बर्दाश्त कर रहे थे। कांग्रेस के लोग अगर दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते तो जिन्ना में इतना दुस्साहस नहीं था कि वो हिंदुओं का कत्लेआम नोआखाली में करवाता। उसके मुस्लिम लीग के गुंडों में इतना दुस्साहस नहीं था कि वो लाहौर को, रावलपिंडी को, मुल्तान को या ट्रेन भर भर करके आ रहे उन हिंदुओं और सिखों का, बौद्धों का इस तरीके से, इस निर्ममता के साथ कत्लेआम करते। लेकिन कांग्रेस ने तो जैसे तुष्टीकरण की घुट्टी पी रखी थी, जैसे उसने हिंदुओं के ऊपर एक ठीकरा फोड़ रखा था कि ये सांप्रदायिक हैं, और जो लोग मजहबी उन्माद में नग्न तांडव कर रहे थे उन्हें वह सेकुलरिज्म का एक ठप्पा उनके ऊपर लगा रहा था, जैसे ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो। किसी ने स्मरण नहीं किया। पहली बार हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इसे स्मृति दिवस के रूप में, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में हम सबके सामने वर्तमान पीढ़ी को ये समझने और जानने के लिए यह अवसर दिया है। आपने देखी होगी, ये लघु फिल्म अभी आपने देखी है, किस प्रकार का अत्याचार था, किस प्रकार की भीषण अत्याचार हो रहे थे, किस प्रकार की विभीषिका थी, कैसे अपने घर और अपनी संपत्ति से लोग वंचित हो रहे थे, और जो लोग आ रहे थे उनके लिए न कोई मुआवजा, उनके लिए न कोई संपत्ति, उनके लिए न कोई किसी प्रकार का कोई राहत पैकेज, उनके लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कोई भी अन्य ऐसी व्यवस्था ही नहीं की। मुझे याद है जब मैं सांसद था, जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के साथ उनको किसी भी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनाया गया था। मुझे एक दो बार उनके बीच जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आए हुए हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनियों के लिए, इन सभी के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भारत की नागरिकता दी, और भारत के अंदर भारत के नागरिक को मिलने वाली सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ उन्हें जोड़ने का निर्णय लिया और प्रभावी ढंग से उसे लागू किया। और आप देखते होंगे जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो रहा था तब कांग्रेस इसके खिलाफ खड़ी हो गई थी, तब समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ खड़ी हो गई थी, तब आरजेडी इसके खिलाफ खड़ी हो गई थी, तृणमूल कांग्रेस इसके खिलाफ खड़ी हो गई थी, वामपंथी दल इसके खिलाफ खड़े हो गए थे कि ये नहीं मिलना चाहिए। यानी पीड़ितों को न्याय, दुनिया का हिंदू प्रताड़ित होगा तो कहां जाएगा, सिख प्रताड़ित होगा तो कहां जाएगा, बौद्ध प्रताड़ित होगा तो कहां जाएगा, एक ही शरण स्थली है, वह हिंदुस्तान है, भारत है। भारत के सिवाय कोई दूसरी शरण स्थली उनके लिए नहीं है। क्या स्थिति थी 1947 में? अगर कांग्रेस ने इस विभाजन की, इस विभीषिका के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर होने वाले अत्याचार के लिए भी कांग्रेस बराबर की जिम्मेदार है। याद करिए 1947 में पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या ये 20% थी, आज ये 2% रह गई है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी 28% थी, 28 से 30% थी, आज ये घट करके 8% रह गई है। और पिछले 6 महीने से
आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार के हमले हो रहे हैं, किस प्रकार के कत्लेआम हो रहे हैं, किस प्रकार की बर्बरता मंदिरों पर और वहां के गुरुद्वारों पर हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये तुष्टीकरण की राजनीति है, जब तक देश के अंदर चलेगी, जब तक वैमनस्यता इस देश के अंदर इसी प्रकार से चलता रहेगा और गुमराह करने की रणनीति इसी प्रकार से चलती रहेगी, इस समस्या का समाधान नहीं है। कांग्रेस ने तो हिंदुस्तान के सामने स्वतंत्र भारत में विभाजन के बावजूद उन्होंने उस प्रकार के नए पाकिस्तान बनाने की रणनीति प्रारंभ कर दी थी। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 लागू करना, यह कांग्रेस की उसी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देश के पहले ऐसे भारत माता के सपूत हैं जिन्होंने भारत की अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया और कहा था एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे और नहीं चलेंगे। उन्होंने इसलिए अपने आप बलिदान किया था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आज जम्मू कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बना करके कश्मीर को विकास और लोकतंत्र की एक नई धारा के साथ जोड़ने का काम किया। आज भारत का कानून जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू होता है, आज वहां पे भी लागू होता है। लेकिन कांग्रेस के द्वारा जो विभाजन की खाइयां और चौड़ी करने के प्रयास हो रहे थे, जो षड्यंत्र प्रयास हो रहे थे, आज भी वो यही कर रहा है, आज भी वो यही कर रहा है, गुमराह करती है। याद करिए, ये वही कांग्रेस है जिसने स्वतंत्र भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के न चाहने के बावजूद धारा 370 कश्मीर में लगाई। ये वही कांग्रेस है जिसने 1975 में देश को आपातकाल में इस देश पर थोपने का काम करके देश के संविधान का गला घोंटने का काम किया था। और यह वही कांग्रेस है जिसने 1984 में भारत के अंदर सिखों का कत्लेआम करवाया था। यानी ये वही कांग्रेस है जो लगातार एक तरफ देश के अंदर भाई भाई को लड़ाने का काम कर रही थी और दूसरी तरफ तुष्टीकरण की नीति पर चल करके देश को एक और विभाजन की ओर धकेल रही थी। और आज फिर वह मतदाता सूची के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। क्या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल 14 अगस्त 1947 के इस विभत्स कृत्य के लिए उन परिवारों से, भारतवासियों से और दुनिया के हिंदुओं से माफी मांगेगी? क्या ये माफी मांगेगी? कश्मीर में अपने पाप के लिए माफी मांगेगी? 1975 में देश के संविधान का गला घोंटने का जो पाप किया था, लोकतंत्र का गला घोंटने का जो काम किया था, क्या इसके लिए माफी मांगेगी? और 1984 के कत्लेआम के लिए भी क्या देशवासियों से फिर से माफी मांगेगी? बहनों और भाइयों, हमें यह प्रश्न हर कांग्रेसी से पूछना चाहिए, उस हर व्यक्ति से पूछना चाहिए जो सेकुलरिज्म के नाम पर देश के अंदर तुष्टीकरण की पोषक नीतियों को लागू करके भारत को पुनः विभाजन के गर्त की ओर भेजना चाहते हैं। उन सब से प्रश्न किए जाने की आवश्यकता है। सच पर बहुत देर तक धूल नहीं झोंकी जा सकती। सत्य हमेशा सत्य होता है और हमें उस सत्य को स्वीकार करना होगा, हमें उस सत्य की ओर बढ़ना ही होगा। और सत्य यह है कि भारत की मजबूती के लिए आज हम सबको प्राणपण से जुट करके कार्य करना होगा। जातिवाद की राजनीति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर विभाजन, समाज में किसी भी प्रकार के वाद को बढ़ावा देकर के भारत की राष्ट्रीयता को, भारत के राष्ट्रवाद को अगर कोई कमजोर करता है तो भारत का हितैषी कतई नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है।
ये हम सबको याद रखना होगा। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी परिवारों के प्रति जिन्होंने अपनों को खोया था 1947 में, उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन सभी नागरिकों के प्रति जिनके लिए इस देश के अंदर 1947 के बाद तत्काल जिनके लिए कहीं ना कहीं कोई स्मारक बनना चाहिए था, संग्रहालय बनना चाहिए था, उनके प्रति मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। और 14 अगस्त को जो आधिकारिक स्मरण दिवस के रूप में हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं, इसके प्रति विभाजन संग्रहालय और डिजिटल आर्काइव के लिए प्रधानमंत्री जी की घोषणा के लिए उन्हें मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। शरणार्थी परिवारों के लिए जो योजनाएं और जीवित बचे लोगों के लिए गवाही का दस्तावेजीकरण, इन सब के माध्यम से होगा ही, साथ साथ पीड़ित परिवारों के लिए नागरिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो व्यवस्था लागू की है उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसे परिवारों के लिए हम लोगों ने एक बड़ी कार्य योजना आगे बढ़ाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे लोग जो नागरिकता से वंचित थे, उन्हें अब तक इस कार्रवाई को पूरा करते हुए जमीन आवंटन की एक बड़ी कार्रवाई को उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, जिसमें बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर, इन सभी जनपदों के हमारे सर्वे के काम पूरे हो गए हैं और बहुत शीघ्र इस बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से 1947 में विभाजन विभीषिका की त्रासदी के शिकार हुए उन सभी नागरिकों के प्रति जिन्होंने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का शिकार हुए थे, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और आप सभी को कल देश की आजादी का 78 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। देश के महान क्रांतिकारियों के स्मरण करने का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मरण करने का एक दिवस हम सब के पास है। आगे के संकल्पों को आगे बढ़ाने, एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का एक दिवस हम सब के सामने है। इस दिवस के अवसर पर आप सबके प्रति मैं हृदय से आपको बधाई और मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए आपको जन्माष्टमी की भी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित